हम यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें फाइनेंशियल लेवरेज की, तो फाइनेंशियल लेवरेज एक सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन होती है जब हम अपने कैपिटल का जो स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं, उसमें हम डेब्ट के प्रपोर्शन को इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब अगर हमने 100 करोड़ की कैपिटल सोची है, तो इस 100 करोड़ की कैपिटल में मैंने 30 करोड़ का डेब्ट लिया है, उधार लिया है। तो अब ये जो सिनेरियो बना है, ये जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का सिचुएशन है, वो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज का सिचुएशन कहलाता है। इज इट क्लियर? अब फाइनेंशियल लेवरेज जब हम होती है सिचुएशन, जब अराइज होती है, तो वो हमारे लिए दो तरीके से हो सकती है। या तो ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल होगी, जिसको हम कहेंगे फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, और या फिर वो हमारे लिए अनफेवरेबल होगी, जिसको हम कहेंगे अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब हमने अपने कैपिटल में, हमको जो कैपिटल इकट्ठा करनी थी, तो हम उसमें उधार का पोर्शन लेके आए। हमने अपनी कैपिटल, हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए था, उस 100 करोड़ को मैंने कुछ उधार से पैसे इकट्ठा किया। तो ये जो मैंने उधार से पैसा इकट्ठा किया ना, ये या तो मेरे पक्ष में जाएगा या मेरे पक्ष में नहीं जाएगा। ये मेरे लिए या तो फ़ायदेमंद होगा या तो फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक? तो अब फ़ायदेमंद कब होगा और कब नहीं होगा, यही हम समझेंगे। तो फ़ायदेमंद कब होगा? फ़ेवरेबल फ़ाइनेंशियल लेवरेज जिसको हम कह रहे हैं, मैंने उधार लिया, ये उधार लेना मेरे लिए फ़ायदेमंद कब होगा? तो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज वो सिचुएशन होती है जब आपने जो उधार लिया है, उधार लेने की वजह से जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। हमने डेब्ट लिया, उधार की वजह से हमें कॉस्टिंग पड़ रही है कि हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब हमें उधार लिए गए पैसे पे जो देना है, वो हमें कम देना पड़े। किससे कम देना पड़े? जो उस पैसे का हमने इस्तेमाल जहाँ पे किया है, वहाँ से जो इनकम हो रही है, उससे कम हमें उधार के पैसे पे देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए फ़ेवरेबल सिचुएशन हुई। मतलब हमने उधार का पैसा इस तरह से इस्तेमाल किया कि हमको बहुत इनकम हो रही है, और इतनी इनकम हो रही है कि हम उससे आराम से अपना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट हमें बहुत कम देना पड़ रहा है कंपेयर टू जितना हम कमा रहे हैं। तो वो मेरे लिए कैसी सिचुएशन होगी? फ़ेवरेबल। इसी को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे, तो हम कहेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? भाई जो पैसा आपने रेज़ किया, जो कैपिटल आपने रेज़ की, उसको कहाँ लगाया? पैसा हम ले आते हैं बिज़नेस में, कैपिटल रेज़ करते हैं, तो उसको घर में रखने के लिए तो नहीं करते हैं, उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस में यूज़ करते हैं, है ना? तो आपने जो उस पैसे का इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट किया, उससे कितना रिटर्न मिला? आपने अगर 100 करोड़ लगाया, तो 100 करोड़ लगाने से आप 30 करोड़ का प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, 10 करोड़ का प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, 1 करोड़ का प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। आप कमा क्या रहे हैं? किस रेट से कमा रहे हैं? तो हम कहें हम 15% के रेट से कमा रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ठीक है? किससे ज़्यादा हो? जो हमने उधार लिया था ना, उधार के लिए हमें जो पैसा देना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा हो, तो हमारी फ़ेवरेबल फ़ाइनेंशियल लेवरेज की सिचुएशन होती है। और अगर हमारी फ़ेवरेबल फ़ाइनेंशियल लेवरेज होगी, मतलब उधार लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ईपीएस पे, मतलब अर्निंग पर शेयर पे, और हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ कर जाती है। इज़ इट क्लियर? तो फ़ेवरेबल फ़ाइनेंशियल लेवरेज के लिए अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ईपीएस क्यों इंक्रीज़ कर गई, इसका क्या मतलब निकला, ये बहुत अच्छे से भी क्लियर कर देंगे हम आगे। पर अभी आप यहाँ पे इतना समझिएगा कि फ़ेवरेबल फ़ाइनेंशियल लेवरेज का सिंपल सा मतलब होता है, एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपका लगाया गया पैसा, आपने जो उधार लिया है, उस पैसे से आप इतना रिटर्न कमा रहे हैं कि आपको कॉस्टिंग जो देनी पड़ी, जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो कम है। तो आपका फ़ायदेमंद सिचुएशन है, मतलब आरओआई आपकी ज़्यादा है, मोर देन है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो हम कहेंगे ये मेरे लिए फ़ायदे की सिचुएशन है। मिल ज़्यादा रहा है और देना कम है, तो फ़ेवरेबल फ़ाइनेंशियल लेवरेज है। और अगर ऐसा सिचुएशन होगा, तो अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर्स पे जो अर्निंग होगी, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग होगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर है? और वहीं बात अनफेवरेबल सिचुएशन की करें, तो जस्ट अपोजिट, ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप कमा कम रहे हैं, बल्कि आपको देना ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को जहाँ लगाया वहाँ से कम रिटर्न मिल रहा है, और जो देना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वो आपको ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी? अनफेवरेबल। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप भले ही डेब्ट का यूज़ करें, पर ईपीएस आपकी बढ़ती नहीं है, ईपीएस आपकी डिक्रीज़ होती चली जाती है। अगर अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होगी, है ना, आपके फ़ायदे में बात नहीं जा रही है, आपका लोन लेना फ़ायदेमंद नहीं है, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है, कमाई कम हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ईपीएस घटती चली जाएगी, अर्निंग पर शेयर घटता चला जाएगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? देखिए,
सिचुएशन तो समझ में आ गई कि कैपिटल में डेब्ट के प्रोपोर्शन को लाना, कैपिटल इकट्ठा करना है, इक्विटी से ही नहीं है। अगर हमने डेब्ट से भी कुछ पैसा रेज़ कर लिया तो उस सिचुएशन को हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। पर अगर इसी जो डेब्ट का प्रोपोर्शन हमने इंक्लूड किया ना, अगर हम डेब्ट का प्रोपोर्शन इस तरह से इंक्लूड कर रहे हैं कि उसकी वजह से मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो हम उसको कहेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो गया? आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में जब हम डेब्ट के प्रोपोर्शन को इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं कि उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर इन्हांस हो रही है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिफर्स टू अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट के प्रोपोर्शन को रेज करना सच दैट कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस, की ईपीएस आपकी बढ़ जाए, तो हम कहेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। और अगर आपको ध्यान से समझ में आए तो यही तो फेवरेबल फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज की सिचुएशन यही तो कहती है कि भाई डेब्ट के प्रोपोर्शन को इंक्लूड करना तो सिर्फ फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। पर अगर डेब्ट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करने की वजह से ईपीएस बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो भाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाएगा और ये हमारी सिचुएशन फेवरेबल होगी। और ऐसा होगा कब? सिचुएशन फेवरेबल होगी कब? जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा हमारे कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। इज इट क्लियर? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो टर्म है बेसिकली वो इस चीज़ के लिए है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, जो आपके इक्विटी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रॉफिट हो, उनको उनकी अर्निंग जो है पर शेयर की वो बढ़े। और वो बढ़ेगी कब? क्योंकि इंटरेस्ट का आपका जो ये डेब्ट है ना, डेब्ट की वजह से आप पे इंटरेस्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो ये जो आ जाती है इसकी वजह से ईपीएस जो इंक्रीज करती है और उसका फायदा किसको मिलता है? आपके इक्विटी स्टेक होल्डर को। तो यही इसी सिचुएशन के लिए, इसी चीज़ के लिए, इसी सिनेरियो के लिए हम कहते हैं कि ये टर्म क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। ठीक? तो हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लेवरेज की वो सिचुएशन कहलाती है जहाँ पे आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा होती है। ठीक? इसका मतलब फाइनेंशियल लेवरेज का इम्पैक्ट आपका आरओआई पे पड़ता है। ठीक है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। ठीक है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपका आना, उसका कंपेयर करना और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये इस बात को डिसाइड कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। ठीक? तो फाइनेंशियल लेवरेज का जो इम्पैक्ट होता है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। और अगर हम इस चीज़ को एनालिसिस करना चाहें, इस चीज़ को समझना चाहें, तो उसी के लिए कहते हैं कि हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की बात जो कही जा रही है, क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी कहलाएगी, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज तभी कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का होना तभी अच्छी बात होगी जब उसके होने से आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही हो। क्लियर है? ईपीएस बढ़ रही हो, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, तभी फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है और तभी हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट को इंक्लूड करना चाहिए। भाई अपने कैपिटल में डेब्ट ले आइए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एनालिसिस कैसे करें कि ये सब हो रहा है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ईपीएस देखना चाहिए और ईबीआईटी को एनालिसिस करना चाहिए। ठीक? तो हम ना ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस को समझते हैं कि कैसे हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि फेवरेबल है तो कैसे ईपीएस बढ़ जा रही है, इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म बार-बार यूज़ किया गया है, एक ईपीएस, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट तो हमेशा समझ में आएगा कि लोन आपको किस रेट से मिल रहा है। लोन के लिए आपको किस रेट से इंटरेस्ट देना है ना? आप अगर कार लोन लेने जाते हो तो किस रेट से इंटरेस्ट देना है, हाउस लोन लेने जाते हो किस रेट से इंटरेस्ट देना है। इसी तरीके से आपने अगर डेब्ट लिया है अपने बिजनेस के लिए तो किस रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहलाएगी। तो वो तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक? आपके लेवल पे उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब ईपीएस क्या होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं टर्म्स। तो पहले ईपीएस की अगर बात करें तो अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला कैसे होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, सारे एक्सपेंसेस को देने के बाद, ठीक है, इंटरेस्ट को पे कर दीजिए, सब कुछ पे करने के बाद टैक्स भी पे कर दीजिए। अब जो प्रॉफिट बचा है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो निकल के आता है वो कहलाता है अर्निंग पर शेयर। क्योंकि ईपीएस किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और ओनर का पैसा क्या कहलाएगा? ओनर को सबसे अंत में पैसा मिलता है ना। जब सबका पैसा दे दीजिए, सबको पे ऑफ कर दीजिए, तब जो बचेगा वही तो ओनर का पैसा हुआ। अब टैक्स तो गवर्नमेंट को देना आपकी लाइबिलिटी है ना, तो टैक्स भी दे दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो आपका ओनर का पैसा होता है। तो अर्निंग अगर निकालनी है ओनर की, पर शेयर की अर्निंग निकालनी है, तो आपको कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब आप
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका P&L आता है, तो अगर आपने उसमें से इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, तो आपका क्या कहलाएगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। पर अगर आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं पे किया है, टैक्स नहीं पे किया है, तो वो क्या कहलाएगा, अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? तो आपको ईपीएस निकालने के लिए कौन सी प्रॉफिट चाहिए, ऐसी प्रॉफिट जो टैक्स वैक्स सब देने के बाद की हो, जो इक्विटी होल्डर्स की प्रॉफिट हो, उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई कैसे निकलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आपने लगाया, उस पैसे से आपने क्या कमाया, ठीक है। आपने अगर इतना पैसा रेज किया था, उस पैसे को बिजनेस में लगाया, तो कमाया क्या। अब जो कमाया है उसको जानना है, तो आप इंटरेस्ट और टैक्स का मत लीजिए अभी, इंटरेस्ट एंड टैक्स को मत अभी डिडक्ट करिए, आप प्योर देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट और टैक्स तो बाद में देखा जाएगा, आप देखिए पहले कमाया कितना आपने टोटल। तो इसीलिए हम यहाँ लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल कैपिटल, जो पैसा आपका टोटल लगा है, ठीक है। तो टोटल पैसा जो लगाया आपने, उस टोटल पैसे से आपने कमाया इतना, ठीक है। मैंने 40 लाख लगा के 10 लाख कमाया, तो मैंने किस रेट से कमाया, तो 10 लाख डिवाइड बाई 40 लाख, यही चीज़ है ये, कि कमाया मैंने इतना, इतना पैसा लगा के। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना हमने कमाया, डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा लगा के, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि आरओआई परसेंटेज में आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100% में आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ईबीआईटी डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जरा सा ना इसका सिनेरियो समझते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का, या भाई डेब्ट के प्रोपोर्शन आने से ईपीएस बढ़ेगी घटेगी, ये कैसे होता है, क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जा रही है, इसके मतलब को समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी एक्स लिमिटेड का। कंपनी एक्स लिमिटेड का जो एग्जांपल उसमें देखिए, टोटल फंड यूज की गई 30 लाख की, ठीक है, 30 लाख की, मतलब ये वो कैपिटल है। टोटल फंड यूज मतलब टोटल कैपिटल आप यहाँ पे समझिए कि 30 लाख की इस कंपनी की कैपिटल थी, ठीक। जो फंड रेज किया था, जो इन्वेस्टमेंट किया, वो सब कितनी है, 30 लाख की। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, मतलब जो ये लोन लेंगे, लोन पे इनको किस रेट से इंटरेस्ट देना है, 10% से। कॉस्ट ऑफ डेट मिल गई 10%। टैक्स रेट, गवर्नमेंट को टैक्स किस रेट से देना, 30% से। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स को पे किए बिना ही उनकी जो अर्निंग हो रही है, टोटल अर्निंग, वो 4 लाख की है। अब आपके सामने 3 सिनेरियो दिया उन्होंने डेब्ट का। उन्होंने कहा कि सिचुएशन 1 डेब्ट निल है, इसका मतलब समझिएगा कि 30 लाख में से डेब्ट कुछ भी नहीं है, 30 लाख पूरा का पूरा आपका है। सिचुएशन 2 आपने 10 लाख का डेब्ट रख दिया। सिचुएशन 3 आपने 20 लाख का डेब्ट कर दिया, ठीक। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे टोटल फंड यूज जो किया गया, उसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कैपिटल कितने की है, 30 लाख की, ठीक। अब यहाँ पे 30 लाख की कैपिटल है, तो अगर मान लीजिए कि जीरो डेप्ट है, कोई आपने वो इशू ही नहीं किया है डेप्ट, तो सारा पैसा कहाँ से आया होगा, इक्विटी से। तो अब इक्विटी से आया हुआ, तो नंबर ऑफ शेयर्स जानने के लिए, ये पैसा है 30 लाख रुपए अमाउंट है, हमने एक एक शेयर इशू किया होगा, तो हमारा 30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ होगा। तो एक शेयर हमने कितने रुपए का इशू किया होगा कि हमारा 30 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो वो हम कहते हैं शेयर प्राइस, उसको कहेंगे, ठीक है। तो हमारी शेयर प्राइस जब कुछ भी मेंशन नहीं, तो हम मानेंगे 10 रुपया थी। तो 30 लाख रुपए हमें कैसे मिला, एक शेयर पे हमने 10-10 रुपए इकट्ठा किया, और टोटल हमें कितने रुपए मिल गए, 30 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। सिचुएशन 1 जो है वो कह रही है टोटल फंड या इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है, 30 लाख की है। डेब्ट क्या है, निल। डेब्ट अगर निल है, इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आया, इक्विटी से आया। मतलब कितना आया, 30 लाख रुपया पूरा का पूरा कहाँ से आया, इक्विटी से आया। इसका सेंस ये निकला। इसी तरह सिचुएशन 2 अगर की बात करें, तो टोटल फंड 30 लाख है, पर यहाँ पे डेब्ट है 10 लाख का। तो इसका मतलब 30 लाख में से 10 लाख तो डेब्ट से आए, उधार से लिए, तो बाकी पैसा कहाँ से लिया होगा, इक्विटी से। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितने होंगे, 20 लाख रुपए के होंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 20 लाख में से 20 लाख डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। इसी तरह सिचुएशन 3 की बात करें, तो टोटल फंड 30 लाख का है, और डेब्ट हमने 20 लाख का किया, तो इसका मतलब बचा हुआ पैसा कहाँ से आया, इक्विटी से आया। क्लियर है। तो डेब्ट कितना, इक्विटी कितना, टोटल फंड उसी से आता है, ठीक है। हमने अपने पूरे कैपिटल में डेब्ट का कितना प्रोपोर्शन रखा, इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन रखा। इज इट क्लियर। तो ये हमारा आगे, जैसे सिचुएशन 2 में 1:2 का रखा, सिचुएशन 2 में 2:1 का रखा, और सिचुएशन फर्स्ट में डेब्ट का कोई प्रोपोर्शन नहीं है, पूरा का पूरा इक्विटी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा ईबीआईटी ईपीएस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन 1 की बात करेंगे, ठीक। अब देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 4 लाख रुपए आपने कमाया, 30 लाख रुपया लगा के आपने 4 लाख रुपया कमाया है, ये बात याद रखिएगा। 30 लाख लगा के कितना कमाया है, 4 लाख कमाया है, और ये 4 लाख रुपया तीनों सिचुएशन के लिए है, ठीक। अब हमको ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, हमको इसमें से ईपीएस समझना है।
कि आखिर ईपीएस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम पहले ईपीएस तक पहुँचे तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से सबका जो ड्यू है पहले वो ड्यू खत्म करिए, मतलब हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे को लेस करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में तो हमने कोई लोन लिया ही नहीं था, 30 लाख पूरा का पूरा शेयर होल्डर से आया है, इक्विटी से आया है, तो इंटरेस्ट कोई लेस होगा नहीं। तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, 4 लाख। इंटरेस्ट तो हमने पे कर दिया, इंटरेस्ट कुछ था ही नहीं, तो अर्निंग बिफोर टैक्स और ईबीआईटी दोनों सेम आया 4 लाख का। अब हमें टैक्स पे करना है, अब इसमें से 4 लाख रुपए पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। टैक्स का रेट कितना है, 30% का। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख का 30% निकाल देंगे, तो कितना आ गया, 1,20,000। अब 4 लाख में से हमने 1,20,000 लेस कर दिया, हमारा कितना आ गया, 2,80,000। ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, ये वो हमारी प्योर अर्निंग हो गई, हमने सबका काम पैसा पे कर दिया। इंटरेस्ट वाले जिनसे लोन लिया था उनका इंटरेस्ट पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स देना था उनको टैक्स दे दिया। अब जो पैसा है वो ओनर का पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक, अब कितने लोगों को पैसा ये बांटना है, 2,80,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, बटेगा कितने लोगों में ये प्रॉफिट, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो होता है ना, शेयर्स की बात जब भी की जाती है, अमाउंट कैपिटल 30 लाख थी, पहले सिनेरियो में तो कोई डेब्ट था ही नहीं, 30 लाख पूरा का पूरा हमारी इक्विटी से आया है, तो 30 लाख टोटल पैसा आया है। पैसा आया कैसे होगा, एक एक शेयर इशू करके आया होगा। ये अलग बात है कि एक पर्सन ने 100 शेयर खरीद लिए, एक पर्सन ने 200 शेयर खरीदे, तो किसी ने कितने शेयर खरीदे उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं उससे मतलब नहीं है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। एक ने 100 खरीदा, एक ने 200 खरीदा, तो 300 ही तो शेयर इशू हुए। तो आपको ये जानना है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, क्योंकि कंपनी ना एक-एक शेयर पे पैसा देगी। अब आपने ज़्यादा शेयर खरीदे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसी ने कम शेयर खरीदे तो किसी को कम पैसा मिलेगा। यही टेक्निक होती है, ठीक? तो 280 हमने कमाया, पर बँटना कितने लोगों में है? जितने शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जितने होंगे, उतने लोगों में बँटेगा पैसा। यही माना जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स मतलब उतने लोगों में बँटेगा। अब ज़्यादा लोगों ने, एक ने ज़्यादा रखा है तो उसी को सारा मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, ठीक? तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, 10 रुपए एक शेयर की प्राइस थी, तो हमारा टोटल कैपिटल 30 लाख का था। 30 लाख डिवाइड बाय 10, एक शेयर मतलब हमको 10 रुपए एक शेयर से मिले हैं, तो 30 लाख रुपए इकट्ठा हमने कैसे किए होंगे, तो 30 लाख डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो 3 लाख शेयर से 3 लाख नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किया, एक शेयर से 10 रुपया लिया, तो टोटल हमें 30 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। क्लियर है? तो अब 2,80,000 का प्रॉफिट 3 लाख लोगों में बांटना है। ये समझिएगा आप इस तरह से इसको, 2,80,000 का प्रॉफिट में कितने लोगों में बांटना है, 3 लाख लोगों में बांटना है। ठीक है, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में बांटना है। तो ईपीएस कैसे होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, 2,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, तो कितना आ गया, 0.93। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेप्ट कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा इक्विटी इशू किया और कमाया 4 लाख रुपया, 30 लाख लगा के 4 लाख रुपया कमाया, तो एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 93 पैसा मिला, अर्निंग हुई। ठीक है, 0.93 की अर्निंग हुई। क्लियर है? सिचुएशन 2 देखते हैं। सिचुएशन 2 में अब लोन का आ गया, जब डेप्ट का प्रोपोर्शन कैपिटल में आता है तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अब सिचुएशन 2 फाइनेंशियल लेवरेज की सिचुएशन है, और सिचुएशन 1 कैसी हो गई, अनलिवर्ड। अनलिवर्ड क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे डेप्ट का प्रोपोर्शन है ही नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अनलिवर्ड बिजनेस। क्लियर है? तो अब सिचुएशन 2 समझते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 4 लाख का एज यूजुअल। अब यहाँ पे तो सिचुएशन 2 में हमने लोन ले रखा था, लोन कितना लिया था, 10 लाख का लोन लिया था, तो हम लेस इंटरेस्ट करेंगे, तो 10 लाख का 10%, रेट तो वही है 10% का इंटरेस्ट, तो 10 लाख का 10% कितना है, 1 लाख रुपया, तो 4 लाख में से 1 लाख रुपया हमारा इंटरेस्ट के नाम पे घट गया। हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आई, 3 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपए में हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा 30% के रेट से, तो 3 लाख का 30% निकालेंगे तो कितना आ गया, 90,000। हमारी अर्निंग कितनी आ गई, 2,10,000। अब ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे जहाँ पे डेप्ट नहीं था वहाँ पे हमारी अर्निंग 2,80,000 की हो रही थी, सेम चीज़ पे 30 लाख पैसा लगा के 4 लाख कमा रहे थे, पर हमारी इक्विटी होल्डर्स को जो मिल रहा था वो कितनी टोटल पैसा जो आया था, मिल कितना रहा था वो नहीं, टोटल अर्निंग कितनी की हो रही थी, 280 की। यहाँ कितनी की हो रही है, 210 की। पर अगर एक शेयर पे अर्निंग पूछे तब कितनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर कितने के थे, 30 लाख में से 10 लाख तो लोन से थे, तो बचे 20 ही लाख के तो शेयर्स थे हमारे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 2 लाख। 20 लाख डिवाइड बाई 10 हमने कर दिया, तो इसका मतलब अब 2,10,000 कितने लोगों में बांटना है, 2 लाख में। वहाँ 2,80,000 कितने लोगों में बांटना था, 3 लाख में, तो वहाँ 93 पैसा मिला, और यहाँ कितना मिलेगा, 1 रुपीज़ 0.5, तो 1 रुपये 5 पैसा आपको पर शेयर अर्निंग हुई।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ईपीएस क्या मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे आपको 1 रुपया 5 पैसा आपने कमाया। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू हुए थे, अर्निंग 2,10,000 की हुई। तो आपने एक शेयर पे 1 रुपया 5 पैसा कमाया। अब आप सोचिए, सिर्फ डिप्ट के आने से प्रॉफिट वही है, डिप्ट के आ जाने की वजह से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो गई। तो डिप्ट के प्रपोर्शन के इंक्रीज होने से ईपीएस अगर इंक्रीज होती है तो वो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होती है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। सिचुएशन 3 पढ़ लेते एक बार, ठीक है? सिचुएशन 3 में क्या सिनेरियो था? सिचुएशन 3 में हमने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया था, और मतलब लोन और बढ़ा दिया था। तो हमारा 2 लाख का, क्योंकि 20 लाख का इंटरेस्ट लोन हमने ले लिया, तो 30 लाख में से 20 लाख तो लोन से पैसा लिया, 10 लाख हमने इक्विटी इश्यू की थी। तो इंटरेस्ट 20 लाख पे 10% गया, 2 लाख का तो वो आपका हो गया। अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख आई, टैक्स इस पे देना पड़ेगा, तो इस बार आपको 60,000 का टैक्स देना पड़ा, ठीक है? 2 लाख पे 60,000 टैक्स का अमाउंट देखिए, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती गई ना। डेब्ट का प्रपोर्शन बढ़ने की वजह से टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सिनेरियो में आपको टैक्स देना पड़ा था कितना? 1,20,000। दूसरे सिनेरियो में आपको 90,000 का टैक्स देना पड़ा, तीसरे में आपको 60,000 का टैक्स देना पड़ा। तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है ना। कैसे रिड्यूस हो रही है? डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ाने की वजह से। डेब्ट हम 0 था तो 1,20, बढ़ाया हमने 10 किया तो आपका आ गया 90, और हमने 2 लाख कर दिया तो हमें सिर्फ टैक्स 60,000 देना पड़ रहा है। क्लियर है? तो डेब्ट बढ़ा रहे हैं तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? वो आ गई 1,40,000 की। अब 1,40,000 आपने कमाया, आपने मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी टोटल अर्निंग 1,40,000 हुई। बटेगा कितना? तो बटना कितने में है? 1 लाख शेयर्स में, क्योंकि अब इक्विटी शेयर्स कितने थे? सिर्फ 10 लाख के थे। 20 लाख तो डेब्ट से ही आया था, तो कितना? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू हुए थे। तो 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, हमारी अर्निंग कितनी आ जाएगी? 1.40। ईपीएस कितनी आ गई? 1.40। क्लियर है? अब तीनों सिनेरियो आपने देख लिया। अब इसका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन समझते हैं। देखिए, जब जीरो डेब्ट था, डिबेंचर था ही नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर में, सिर्फ पूरा का पूरा इक्विटी से आया था, 30 लाख पूरा इक्विटी से आया था, तो हमारी अर्निंग पर शेयर 0.93 हुई थी, ईपीएस 0.93 था। क्लियर है? मतलब अनलिवर्ड वो सिचुएशन थी बिजनेस की। डेब्ट जब नहीं होता तो अनलिवर्ड होती है, ठीक? जब डेब्ट का प्रपोर्शन 10 लाख हुआ तो ईपीएस बढ़ के 0.93 से 1.05 हो गई। जैसे हमने डेब्ट के प्रपोर्शन को और इंक्रीज किया, 10 लाख से 20 लाख कर दिया, तो हमारी ईपीएस और बढ़ गई, 1.40 हो गई, ईपीएस में और इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है? यही तो कह रहा है फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल। फेवरेबल कहता यही तो है कि भाई डेब्ट के प्रपोर्शन को ऐसे बढ़ाओ कि ईपीएस बढ़ रही हो, तो भाई फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। आपने देखा कैसे ईपीएस बढ़ रही थी, है ना? आपके क्या डेब्ट के बढ़ते बढ़ते कैसे ईपीएस बढ़ती चली गई। तो ईपीएस राइजिंग विद हायर डेब्ट, जैसे जैसे डेब्ट बढ़ा आपकी ईपीएस बढ़ती गई, तो हमारा फेवरेबल सिचुएशन हो गया। अब ये कैसे हुआ ये भी समझ लीजिएगा। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ईपीएस बढ़ाने का तरीका क्या है? या तो अर्निंग बढ़ा दो या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम कर दो, है ना? अब मान लीजिए 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये हैं और आप 20, मान लीजिए 20 लोग हैं और 1,000 रुपये है। कहा जा रहा है कि 1,000 रुपये को 20 लोगों में बांट दो, आप उसमें से एक हैं। तो अगर 1,000 रुपये को 20 लोगों में बाँटेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 50 रुपया, हर एक को 50-50 रुपया मिलेगा। इज़ इट? आप चाहते हैं कि मुझे 50 नहीं, मुझे 100 रुपये मिले, तो क्या तरीका है? या तो 1,000 रुपये से बढ़ाओ इसको 2,000 कर दो, या फिर जो 20 लोग थे ना, 20 लोग को कम करो, उसको कम कर दो नंबर ऑफ शेयर। तो 2 में से कोई एक चीज़ करेंगे तभी तो आपका बढ़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इक्विटी के प्रपोर्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। इक्विटी के प्रपोर्शन को रिड्यूस करने का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं। डेब्ट का प्रपोर्शन जैसे बढ़ा, इक्विटी का प्रपोर्शन कम हो गया, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। अब वही 1,000 रुपये अगर हम 10 लोगों में बाँटना शुरू किए तो एक लोग को कितना मिला? आपको अब कितना मिला? 100 रुपया। सोचिए, 1,000 ही रुपये की अर्निंग है, पर नंबर ऑफ लोग कम हुए, 20 की जगह 10 हो गए, तो आपकी अर्निंग कितनी होगी? 100 रुपये की हो गई। तो यही चीज़ कह रहा है ईपीएस, कि ईपीएस कैसे बढ़ती है। ईपीएस के बढ़ने का मतलब समझिए, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कैसे हो रही है डेब्ट की वजह से? वो इसी वजह से होती है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस होते जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे इक्विटी का प्रपोर्शन रिड्यूस होगा, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी कम हो जाएंगे। जैसे आपने देखा कि जैसे हमारा 30 लाख था तो 3 लाख के नंबर इक्विटी शेयर थे, 20 लाख हुआ तो सिर्फ 2 लाख इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हुए, 10 लाख का इक्विटी शेयर था तो सिर्फ 1 लाख आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हुए। तो जैसे जैसे प्रोपोर्शन घटता गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम होते गए और आपको इंक्रीमेंट हुआ। ठीक? ये अब अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है इसी बात पे कि क्या हमेशा डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे तो ईपीएस बढ़ता ही रहेगा?
नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डेब्ट के प्रोपोर्शन हम बढ़ाते जाएँ और ईपीएस हमारा बढ़ता जाएगा, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? वो भी समझते हैं। वो इसलिए नहीं होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करता है कि इतना पैसा लगा कि कमाया कितना आपने, ठीक? इस बात को भी हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। सिचुएशन 1 जो थी हमारी वो कैसी थी? अनलिवर्ड थी क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो डेब्ट था। तो ज़ीरो डेब्ट था तो अनलिवर्ड बिज़नेस हो गया, फाइनेंशियल एवरेज कोई था ही नहीं, ठीक? अब हमारा दूसरा काम था कि जब सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 में डेब्ट आ गया तो फाइनेंशियल फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज है कि अनफेवरेबल है ये चेक करना। उसको चेक करने का तरीका हमारे पास क्या था कि आप ये देखो कि आप कमा कितना रहे हो उस पैसे से और आपको देना कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कंपेयर करो। अगर आरओआई कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? फेवरेबल कहलाएगी। अब आरओआई कैसे कैलकुलेट करते थे? ईबीआईटी डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100 कि इतना लगाया और इतना कमाया, तो हम इसको आरओआई कैलकुलेट कर लेते थे। अब यहाँ पे जो सिचुएशन 2 और 3 है उसमें हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारी 10% है, वो तो कंफर्म है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख की है और टोटल पैसा जो कैपिटल आपने लगाया वो 30 लाख का लगाया। तो आरओआई है कितनी है कि आपकी? हमें इसे कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो आरओआई का फॉर्मूला पता है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में निकलेगा। आंसर आया 13.33%। 13 की रेट से आप कमा रहे हैं, मतलब जो आपने 30 लाख रुपए रेज़ किया था ना, 30 लाख रुपए को आपने ऐसी जगह लगाया है कि उसकी वजह से आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब 4 लाख रुपए आप कमा रहे हो हर साल, तो 13% का रिटर्न आपको मिल रहा है। जबकि आपको उस 30 लाख की वजह से देना कितना है? देना सिर्फ़ आपको 10% था। कितना देना है? 10%। अब पहले सिनेरियो में तो कुछ देना ही नहीं था, दूसरे सिनेरियो में 10% देना है, पर आरओआई रिटर्न तो वही है। तो अगर देखा जाए तो आरओआई आपका कितना है? 13.33% और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है? 10%। तो बताइए ये फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज है या नहीं? यस, ये फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज है और यही सिनेरियो क्या कहलाया? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्योंकि जब फेवरेबल है, रिटर्न आप कमा ज़्यादा रहे हो, तभी जब आप कमा ज़्यादा रहे हो तभी ईपीएस बढ़ेगी। अगर कमाओगे कम तो ईपीएस नहीं बढ़ेगी, भले ही डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओ। तो याद क्या रखना है कि डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से हमारी ईपीएस तभी बढ़ेगी जब हमारा आरओआई ज़्यादा होगा, किससे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। क्लियर है? सो हायर यूज ऑफ डेब्ट क्या होगा हमारा? आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेब्ट का हम कंपेयर करेंगे। आरओआई हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा ईपीएस भी बढ़ेगा और जब हमारा ईपीएस बढ़ेगा तो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज हो जाएगी। ठीक, तो जो बात हमने अभी कही ना, इसको एक और सिनेरियो समझते हैं कि क्या हमेशा डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाने से ईपीएस बढ़ता जाएगा? नहीं, हमेशा नहीं बढ़ेगा। इसी को यहाँ पे समझते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम अर्निंग को कम कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का रेट उतना रहेगा, कैपिटल में जो स्ट्रक्चरिंग थी 30, 10, 20 सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ अर्निंग हम कम करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना अर्निंग, तो यहाँ पे हम वही करते हैं। देखिए ईबीआईटी पहली सिचुएशन में 2 लाख, दूसरी सिचुएशन में 2 लाख, तीसरे में भी 2 लाख। इंटरेस्ट पहली सिचुएशन में कोई डेब्ट था ही नहीं तो इंटरेस्ट कुछ जाएगा नहीं। दूसरी सिचुएशन में 10 लाख का था डेब्ट तो 1 लाख का इंटरेस्ट गया। दूसरी सिचुएशन में जो तीसरी सिचुएशन थी वहाँ पे आपका 20 लाख का डेब्ट था तो आपका 2 लाख का इंटरेस्ट लगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया? 2 लाख, 1 लाख और यहाँ पे तो कोई हुआ ही नहीं क्योंकि 2 लाख आपने कमाया और 2 लाख पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो कुछ कमाई हुई नहीं। जितना आपने उस पैसे को लगा के कमाया, 30 लाख लगा के आपने 2 लाख कमाया और 2 लाख आपको इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो आपके पास कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब टैक्स पहले 2 सिनेरियो में तो आप टैक्स दे रहे हैं, पर तीसरे सिनेरियो में आप टैक्स कुछ देंगे नहीं क्योंकि आपके पास कुछ पैसा ही नहीं बचा है। अर्निंग आफ्टर टैक्स पहले 2 सिनेरियो में तो आपको दिख रही है, पर तीसरे सिनेरियो में कोई अर्निंग ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब अर्निंग पर शेयर देखिए, पहले सिनेरियो में जहाँ पे आपने डेब्ट नहीं लिया था वहाँ 0.47 हुई, दूसरे सिनेरियो में आपका 0.35 हुई, तीसरे सिनेरियो में आपका निल हो गई। आपने क्या देखा कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो डेब्ट के बढ़ने के साथ घट रही है। पहले सिनेरियो में डेब्ट नहीं था तो अर्निंग ईपीएस कितनी थी? 0.47। दूसरे सिनेरियो में डेब्ट आया तो आपकी ईपीएस 0.35 और तीसरे में डेब्ट और आया और बढ़ा दिया आपने तो वो पूरा ज़ीरो हो गई आपकी। तो अर्निंग पर शेयर आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज। हमने डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाया तो, पर डेब्ट का प्रोपोर्शन हमने बढ़ाया पर हमारी अर्निंग वैसी नहीं थी, आरओआई उतना नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी आरओआई क्या थी? लेस थी कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब ये आरओआई की सिचुएशन को कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए सिचुएशन 1 जो कि पूरी अनलिवर्ड डेब्ट था ही नहीं तो ईपीएस 0.47 है। अब बाकी के सिनेरियो में अगर देखें तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम करिए आप।
तो 2 लाख डिवाइड बाय 30 लाख किए, 2 लाख ही आप कमा रहे हैं 30 लाख पैसा लगा के। 30 लाख का पैसा आप चाहे जहाँ से भी लगाइए, डेब्ट से लगाइए, इक्विटी से लगाइए, लगाया तो 30 लाख का पैसा ना, 30 लाख का पैसा लगा के आपने 2 लाख कमाया। तो आपने कमाया कितना? 6.67 की रेट से आपने कमाई की। और आपको उधार अगर आपने ले लिया तो उधार की वजह से आपको देना कितना है? 10% देना है। तो आपकी आरओआई कम है, आप उसी पैसे का इस्तेमाल करके कमा कम रहे हैं जबकि दे ज़्यादा रहे हैं। और अगर ऐसा रहे और आप डेब्ट बढ़ाते चले जाएँगे, कमाई आपकी है ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी ईपीएस डाउन होती चली जाएगी, बिल्कुल अर्निंग होगी ही नहीं। तो वो क्या कहलाएगी? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कहलाएगी। और ऐसी सिचुएशन को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं करते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल अनएडवाइजेबल होगा, इनएडवाइजेबल होगा कि आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस सिनेरियो में नहीं करना है। तो इसीलिए कंपनी को ये नहीं कह सकते हैं हम ना कि भई आप डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ाते जाओ तो ईपीएस बढ़ती जाएगी, बड़ा अच्छा है। नहीं, डेब्ट की प्रपोर्शन एक पॉइंट तक ही बढ़ने पे आपको ईपीएस में मतलब इंक्रीज़ करेगा, ईपीएस इंक्रीज़ करेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भई मेरी अर्निंग कितनी है? अर्निंग को ध्यान में रखते हुए, आरओआई को ध्यान में रखते हुए तभी अपने डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ाइए। किसी भी सिनेरियो में आपकी आरओआई आपके कॉस्टिंग से कम नहीं होनी चाहिए। आरओआई हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। जब आरओआई हमेशा ज़्यादा रहेगी तब अगर आप डेब्ट का प्रपोर्शन बढ़ाएँगे तो ईपीएस बढ़ेगी और तब फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगी और वो बेस्ट सिनेरियो रहेगा। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।